हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे ध्येय आईएएस के टेस्ट पेपर जो कि आरओ के लिए जो है कि बनाए गए हैं, और जिसमें हम लोग जीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। कौन सा पेपर सॉल्व करेंगे? जीएस का। और जीएस का ये टेस्ट नंबर 4 होगा, जबकि इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने जो है कि लगभग 6 टेस्ट पेपर कर लिए हैं, जिसमें 3 आपके जीएस के हो चुके हैं और 3 हिंदी के हो चुके हैं। तो इसमें हम लोग आज करेंगे जीएस का टेस्ट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है आपका। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था हिंद महासागर में फ्रांसीसियों द्वारा लागू की गई थी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जब भारत पे फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच ये लोग शासन कर रहे थे, तो जो कार्टेज आर्मेडा काफिला था, इसको फ्रांसीसियों ने शुरू किया था। और इस व्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करना था और उस पर टैक्स लगाना था, यानी कि कर लगाना था। तो ये पूछा जा रहा है। तो आप देखोगे कि पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो कार्टेज आर्मेडा की जो पद्धति थी, ये फ्रांसीसियों के द्वारा नहीं बल्कि पुर्तगालियों के द्वारा लगाई गई थी। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन दूसरा यहाँ पर सही है, क्योंकि इससे व्यापार को नियंत्रित किया जाता था। और जिस भी व्यक्ति को, यानी कि जिस भी कंपनी को या जिस भी प्राइवेट सेक्टर को अगर व्यापार करना था, तो पुर्तगालियों से उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी, कुछ पैसा देना पड़ता था और टैक्स भी देना पड़ता था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा कि पहला गलत है और दूसरा सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त होता था? तो 2 कर होते हैं, एक होता है चौथ और एक होता है सरदेशमुखी। यही 2 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है कि मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से किस कर के बदले पड़ोसी राज्य, तो अगर पड़ोसी राज्यों को मराठा के आक्रमण से अपने आप को बचाना है, तो उसके लिए उन्हें देना पड़ता था चौथ। क्या देना पड़ता था? चौथ देना पड़ता था। और ये सामान्यतः क्या होता था कि जो विजित राज्य होते थे या जिन पे आक्रमण होता था, उस राज्य का 1/4 हिस्सा होता, जिसे 1/4 भी कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तरकालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह प्रथम रंगीला के संबंध में सत्य नहीं है? तो रंगीले के बारे में पूछा जा रहा है। इसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। इसके शासनकाल में ही नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, और इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दी थी, यानी कि जो टैक्स होता था या शुल्क होता था, उससे फ्री कर दिया गया था। तो यही स्टेटमेंट गलत है कि इसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान नहीं की थी, जबकि बाकी तीनों चीजें जो दी हुई हैं वो सही है। क्योंकि ये जो सुविधा थी, ये फर्रुखसियर ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? फर्रुखसियर ने दी थी। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था, वो आपके 1739 में किया था। कब किया था? 1739 में। तो मोहम्मद शाह प्रथम उस समय थे ही, रंगीला शासक कहलाते थे, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाले ये अंतिम मुगल सम्राट थे। क्योंकि जब नादिर शाह ने भारत पर अटैक किया, तो वहां से क्या किया गया कि वो नादिर शाह के द्वारा ले जाया गया, उसने मयूर सिंहासन को ले गया था। तो अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा सुगौली की संधि। देखिए, सुगौली की संधि का संबंध किस युद्ध से ये पूछा जा रहा है? आंग्ल अफगान, आंग्ल नेपाल, आंग्ल सिख या आंग्ल मराठा? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, आंग्ल नेपाल युद्ध। जब ये नेपाल और अंग्रेजों का युद्ध हो रहा था, और ये जो युद्ध हुआ है दोस्तों, ये लगभग हुआ है 1814 से लेके 1816 तक, इसके बीच में हुआ था। और इस युद्ध का समापन जो हुआ वो 1816 में सुगौली की संधि के नाम से हुआ था। तो कब हुई थी? 1816 में सुगौली की संधि हुई, और भारत मतलब आंग्ल और नेपालों के बीच हुई थी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना के सही कालक्रम के हिसाब से उनका एक विकल्प सत्य है, उन्हें चुनना है। तो पहले आपको देखना है कि ये संस्थाएं जो है ये स्थापना कब हुई है, तो इनका क्रम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रार्थना समाज की बात करें, तो प्रार्थना समाज आपकी 1867 में स्थापित की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। फिर उसके बाद तत्वबोधनी सभा की बात करेंगे, तो तत्वबोधनी सभा 1839 में स्थापित की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा।
जो कि ब्रह्म समाज से संबंधित थे। परमहंस मंडली की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1849 और इसको भी आत्माराम पांडुरंग ने ही स्थापित किया था। फिर आती है आपकी ब्रह्म समाज जो कि 1828 में थी और ये राजाराम मोहन राय जी ने स्थापित की थी। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्रम, तो सबसे पहले आएगा 4 नंबर, क्योंकि सबसे पहले तो यही संस्था स्थापित हो रही है, तो 4 नंबर हमने देख लिया। और उसके बाद अगर आप देखोगे 28 के बाद 39 यानी तत्वबोधनी सभा, तो 4 के बाद 2 हो गया, तो देखिए 4 के बाद 2 यहाँ पे, 4 के बाद 2 यहाँ पर है। फिर 39 के बाद आएगा 49 यानी परमहंस मंडली 3rd नंबर, तो बी ऑप्शन आपका मिल गया। तो ये क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको इसे करना था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आनंद मठ की जो स्टोरी है वो सन्यासी मठ पर ही आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से ही लिया गया है, यह भी सही है। और आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, यह भी सही है। तो तीनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि सन्यासी विद्रोह की ईयर यानी कि सन्यासी विद्रोह किस समय के बीच में हुआ था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वायसरायों में कौन सा एक साहित्यकार एवं कवि भी था जो अपनी रचनाएं ओवेन मेरेडिथ के नाम से लिखता था। जिस तरीके से गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी लिखता था या कबीर जी लिखते थे बीजक के नाम से, तो उसी तरीके से पूछा जा रहा है कौन सा वायसराय था जो ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड लेटन। लॉर्ड लेटन महोदय लिखते थे। इतनी बात क्लियर हो गई। और इन्हीं के समय में 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जारी किया गया था, यानी पारित किया गया था, जो कि भारतीय प्रेस को क्या करता था, प्रतिबंधित करता था। तो इसीलिए इनको जो है कि खराब शासक भी माना जाता था। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्नलिखित क्रांतिकारी संगठनों में से किस एक की स्थापना विदेश में हुई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडिया होम रूल सोसाइटी, यूनाइटेड इंडिया हाउस और उपरोक्त सभी। तो आप देखोगे कि इन सभी की स्थापना विदेशों में की गई थी। तो समझने वाली बात है कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी 1942 में और कहाँ पे की गई थी, जापान में की गई थी। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की बात करेंगे तो ये 1905 में स्थापित की गई थी और ये कहाँ की गई थी, यूके यानी इंग्लैंड में। और यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना अगर मैं बात करूं तो ये 1908 में स्थापित की गई थी और ये यूएसए में स्थापित की गई थी। इसलिए तीनों ही संस्थाएं विदेश में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था। बिहार में आदिवासियों का उन्नयन, गुजरात में मंदिर प्रवेश हेतु आंदोलन, महाराष्ट्र में जाति विरोधी और पंजाब में किसान आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि सत्य शोधक समाज से संबंधित जो व्यक्ति संबंधित थे वो थे ज्योतिबा फूले। क्या नाम था उनका, ज्योतिबा फूले। और ये महाराष्ट्र से संबंधित थे और इन्होंने महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाया था। और साथ ही साथ जो सत्य शोधक समाज था इसकी स्थापना इन्होंने 1873 में की थी। कब की थी, 1873 में। तो 9 का सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसी तरीके से हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां पे ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, जीएस वर्ल्ड की देख सकते हैं, पीसीएस मंत्रा की भी, जो कि आपके आरओ एआरओ के लिए सबसे बेस्ट रहेंगी। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी द्वारा किस आंदोलन के संदर्भ में दिया गया था। और ये दिया गया था आपको असहयोग आंदोलन के संबंध में। और असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था वो 5 सितंबर 1920। कब शुरू किया गया था, इसको 5 सितंबर नहीं कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन को अगस्त 1920 में, ठीक है। और इसी में एक वर्ष में कहा था गांधी जी ने कि हम स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। और इसी उत्तेजित अवस्था में सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस की परीक्षा को छोड़ दिया, मतलब सिलेक्शन हो चुका था, ज्वाइनिंग लेने से छोड़ दिया। बोले जब हमारे बापू ने कही दिया है कि जब 1 साल में हम आजाद हो जाएंगे तो मैं क्यों करूं अंग्रेजों की गुलामी, तो इन्होंने छोड़ दिया। और ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें और भारत छोड़ो आंदोलन की और दिल्ली चलो आंदोलन, तो आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ है। लेकिन दिल्ली चलो आंदोलन कब हुआ ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया, तो इसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के समय मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 5 थी,
मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बौद्ध शाक्य कहा है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। तो अगले ऑप्शन में आप देखोगे कि 1 और 2 दोनों ही बातें यहाँ पर सही है। क्या है? दोनों बातें सही हैं। तो जो ये 5 प्रांत थे वो कौन कौन से थे? तो अगर आप देखोगे तो एक तो था आपका पूर्वी प्रांत, एक आपका पूर्वी प्रांत था, दूसरा आपका कलिंग भी इन्हीं के समय में था, फिर तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा अवंती भी इन्हीं के समय में था, और चौथे की बात करेंगे तो उत्तरापथ, क्या था? उत्तरापथ भी इन्हीं के समय में था, और अगले की बात करेंगे तो दक्षिणापथ। तो इस तरीके से 5 राज्य प्रांतों में मौर्य काल बटा हुआ था। क्लियर हो गई बात? और बौद्ध शाक्य यानी कि बुद्ध का जो शिष्य है उसके रूप में मास्की जो लघु शिलालेख है उसमें अशोक ने स्वयं को कहा है। साथ ही साथ अशोक के जो नाम है, अशोक के नाम पर ये 4 शिलालेखों में आते हैं, जैसे मास्की और उदयगोलम, नेत्तुर, और एक और है वो आपको बता देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया था। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो आप देखोगे कि अगर हम कहें आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी है, तो जो हमारे लिए प्रसिद्ध होती है, जो हमारे लिए पवित्र होता है, हम उसको 1-2 बार नहीं हजारों बार उसका जिक्र करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है, यानी ए सही है और आर गलत है, क्योंकि सरस्वती का यहाँ पर 3 बार नहीं बल्कि 3 बार तो यमुना का उल्लेख हुआ है, ठीक है, और गंगा नदी का 1 बार किया गया था, और सर्वाधिक अगर उल्लेख की बात करें तो सिंधु नदी का हुआ है। किसका हुआ है? सिंधु नदी का। अच्छा, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदी तमा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नदी तमा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 13। आप देखेंगे यहाँ पर प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र किस एक शासक की राज्यसभा में निवास करते थे? तो हरिभद्र शासक जो थे वो धर्मपाल, जो कि पाल वंश के संस्थापक, मतलब पाल वंश के संस्थापक तो गोपाल थे, उन्हीं समय में धर्मपाल का जो शासन होता था वहां पर, तो उसके समय में हरिभद्र रहते थे। और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहां पर 14 प्रश्न को देखेंगे। सल्तनत कालीन निम्नलिखित करों में से कौन सा एक गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था? अब यहाँ पे गैर मुस्लिम का मतलब क्या हो गया? अब चाहे उसमें हिंदू को समझ लो, बौद्ध को समझ लो, जैन को समझ लो, जिसको भी आप देख सकते हो, लेकिन वो गैर मुस्लिम हुआ करते थे। तो जो गैर मुस्लिम से कृषक कर लिया जाता था, मतलब खेती का कर, उसे हम खराज कहते थे। हालांकि आपने पढ़ा होगा कि गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक कर था जजिया, जो बहुत चर्चा में रहता था। उसे अकबर ने समाप्त करने की कोशिश की और जैनुल आब्दीन ने समाप्त किया, बहुत सारे लोगों ने फिर दोबारा शुरू कर दिया, ठीक है, ये सारी चीजें अलग बात है। लेकिन जजिया को आपको देखना है कि ये एक धार्मिक कर है। कैसा कर है? धार्मिक, जो लिया तो जाता था गैर मुस्लिमों से, लेकिन ये धार्मिक कर था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपसे कृषकों यानी कि खेती पर आधारित, तो उसे हम खराज कहेंगे, ठीक। और खम्स की बात करेंगे तो ये युद्ध में लूट से प्राप्त होने वाला धन हुआ करता था, और जकात की बात करेंगे तो ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। क्लियर हो गई ये बात? तो ये मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था, जकात। अब यहां पर अगले प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न घटनाओं का पहले से बाद के क्रम में सही कालक्रम बताएं, यानी कि क्रम के अनुसार आपको बताना है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। तो आप यहां पर देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट की बात करूं मैं, तो ये आई थी 1928 में, और ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी लेकर आए थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं। क्योंकि कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि नेहरू रिपोर्ट का मतलब जवाहरलाल नेहरू, तो ये गलत है, अक्सर पूछ लेता है। और जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू थे, वो लेकर इस रिपोर्ट को लेकर आए थे। अगस्त प्रस्ताव की बात करूं तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना का समर्थन चाहने के लिए, या भारतीय लोगों का समर्थन चाहने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। क्रिप्स मिशन की बात करेंगे तो 1942 में लाया गया था, और बेबल योजना आपकी 1945 में थी, जो कि आपकी राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए था। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख किया गया है? तो गीता की बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ये भीष्म पर्व में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? मुगल कालीन पद है और यहाँ पे कार्य, खुफिया नवीस, गुप्त पत्र लेखक, वाकिया नवीस, सूचना अधिकारी,
मीर ए बर वन अधीक्षक और मुशरिफ समाचार लेखक। तो इसमें पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे कि डी ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये समाचार लेखक नहीं हुआ करता था बल्कि लेखाकार होता था। सहलेखाकार यानी जो अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट संभालते थे उसका सहयोग करता था, सहायक होता था। तो ए बी सी ठीक है, लेकिन डी वाला गलत है। अगर समाचार लेखक की बात करेंगे तो उसे कहा जाता था सवानी निगार, सवानी निगार। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को पराजित कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया? ये शेर खां कोई और नहीं बल्कि शेरशाह सूरी की ही बात की जा रही है, क्योंकि हुमायूं से तो उसी का युद्ध हुआ था। तो हम देखेंगे बिलग्राम का युद्ध। ध्यान देने वाली बात है कि जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था ये 17 मई 1540 को हुआ था। तो 1540 आपको याद रखना है। इसी समय उसने हुमायूं को हराया और आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चंदेरी के युद्ध की बात करेंगे तो चंदेरी का युद्ध देखिए 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। घाघरा के युद्ध की बात करें तो ये 1529 में, यह भी बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। चौसा के युद्ध की बात करेंगे तो ये 1539 में हुआ था। यहाँ पर 1539, और ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सूफी विचारधारा से संबंधित शब्द है? तो सूफी विचारधारा से संबंधित है तो मुरीद, बाशरा और खानका, ये तीनों ही शब्द आपके सूफी विचारधारा से संबंधित है। खानका का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर मैं आपको खानका का मतलब बताऊं तो ये निवास स्थान होता था। मतलब सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे, जिन घरों में निवास करते थे, उसे खानका कहा जाता था। और अगर हम बात करें मुरीद की तो ये गुरु की और शिष्य की जो है कि परंपरा थी, जिसमें शिष्य गुरु से अपना ज्ञान अर्जित करता था, तो उसे मुरीद कहते थे। और बाशरा का मतलब होता है सूफियों के धर्म से संबंधित। एक होता है बेसरा, ठीक है, जो शरीयत को नहीं मानते हैं, तो बेशरम हो गए वो लोग। लेकिन जो शरीयत को मानते हैं, शरीयत और इस्लामिक कानूनों को मानते थे, वो बासरा कहलाते थे। तो तीनों ही शब्द आप देखोगे सूफी विचारधारा से संबंधित थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर ये पीडीएफ जो मैं दूंगा ये बाइलिंगुअल होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों होंगे। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे ज्वाइन करके अपना देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पल्लव शासकों में से कौन सा कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पे आएगा? तो पल्लव वंश की बात की जा रही है तो अंतिम स्थान पे आएंगे आपके नंदीवर्धन द्वितीय, क्योंकि महेंद्र वर्मन पहले, जो कि सबसे पहले आएंगे 600 से लेके 630 तक रहेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम, और नरसिंह वर्मन प्रथम का जो कार्यकाल था वो 630 से लेकर 668 होगा। फिर परमेश्वरन वर्मन प्रथम जो थे ये आएंगे आपके 670 से 700 तक आएंगे। और नंदी वर्मन द्वितीय की बात करूं तो ये 731 से 796 ईस्वी तक आएंगे। तो इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित की बात पूछ रहा है। फराजी आंदोलन 1819, तायूनी आंदोलन 1890, अलीगढ़ आंदोलन 1875, अहमदिया आंदोलन 1889-90। तो बी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा कि जो तायूनी आंदोलन था ये ढाका में शुरू किया गया था बांग्लादेश में, और ये 1839 में हुआ था। कब हुआ था? 1839 में। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद और विष्णु आदि की उपाधियां देखने को हमें मिलती हैं? तो ये हुविस्क के, कनिष्क मत लगाना, कनिष्क क्योंकि सबसे प्रतापी राजा तो था, लेकिन यहाँ पे जो हुविस्क नाम का शासक था उसके सिक्कों पर ये सारी मूर्तियां और ये सारे चित्रांकन देखने को हमें मिलते हैं। हालांकि कुषाण वंश की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की है, कुजुल कडफिसेस ने की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर 23, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था? कि पुलिस विभाग जब होता था तो उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? दंड पाशिक होता था, ठीक है। और महादंड नायक की बात करेंगे तो ये न्यायाधीश होता था, ये न्यायाधीश होता था। महाबलाधिकृत की बात करेंगे तो ये सेनापति था, ये कौन था? सेनापति था। और दंड पाशिक की बात करेंगे तो ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं
और यह अपनी धुरी पर अधिक झुका हुआ है। तो दोनों ही बातें सही है यहाँ पे। अब यहाँ ज्योग्राफी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। अरुण ग्रह को क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, और यह अपनी धुरी पर ज्यादा झुका होता है, पृथ्वी की अपेक्षा भी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान उदाहरण नहीं है? तो जो घास के मैदान आप पढ़ते हो, उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 ऑप्शन तो शीत कटिबंध के, लेकिन एक ऑप्शन है, सॉरी, जो 3 ऑप्शन उष्ण कटिबंध के, लेकिन एक नहीं है, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंपास। पंपास क्या है? अगर हम बात करें तो पंपास ब्राजील में देखे जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। कहां पर मिलते हैं ये? सामान्यतः ब्राजील में मिलते हैं। ठीक है। पार्कलैंड की बात करेंगे तो ये अफ्रीका के मैदानों में मिलते हैं, और अगर सेल्वास की बात करें तो ये अमेजन बेसिन, यानी कि ये अमेजन बेसिन में मिलते हैं, यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप में मिलते हैं। और लानोस की बात करेंगे तो ये आपके वेनेजुएला में मिलते हैं, और ये भी आपका जो वेनेजुएला वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये दक्षिण अमेरिका का ही पार्ट है। तो ये तीनों ही उष्ण कटिबंध है, लेकिन पंपास शीत कटिबंध है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, मोलाब मेघ जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है, ये वायुमंडल की किस संरचना में पाए जाते हैं? तो समताप मंडल में पाए जाते हैं। ध्यान देना इस बात को, ये समताप मंडल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 27, मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है। टिटिकाका झील बोलीविया एवं पेरू की सीमा पर स्थित है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका भी कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो आप देखोगे तीनों ही कथन असत्य नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं, सभी प्रश्न सही दिए हुए हैं। क्योंकि आप देखोगे कि फिनलैंड को झीलों का देश क्यों कहा जाता है, झीलों की वाटिका? क्योंकि यहाँ लगभग 1.5 लाख से अधिक झील है। कितनी है? 1.5 लाख से अधिक। और मिशिगन झील की बात करें तो ये जो ग्रेट लेक्स आप लोग पढ़ते हैं ना, सुपीरियर लेक पढ़ते हैं, ईरी झील पढ़ते हैं, ओंटारियो झील पढ़ते हैं, मिशिगन झील पढ़ते हैं, ह्यूरॉन पढ़ते हैं, तो वहां पे जो मिशिगन है ये पूरी तरीके से यूएसए के अंतर्गत आती है। बाकी सभी झीलें क्या होती हैं? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू की सीमा पर है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी से संबंधित मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास 1 से 2 दिन में अब शुरू करने वाला हूं, तो आप लोग जरूर उसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत मैपिंग के सेक्शन को जरूर देखिएगा। ठीक है, हम लोग मैपिंग के सेक्शन को कर रहे हैं। हालांकि घटना चक्र से मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑलरेडी करा रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी भी करा रहा हूँ, लेकिन अभी क्या है कि वाईफाई का इशू है, जिसकी वजह से सारी क्लासेस नहीं आ पा रही हैं। ये सारी क्लासेस जो मैं अभी दे पा रहा हूँ आपको, टेस्ट सीरीज या विजन आईएएस, ये मोबाइल के नेटवर्क से दे पा रहा हूँ। तो आपको भी पता है कि एक दिन में बहुत ज़्यादा नेटवर्क तो रहता नहीं है, डाटा तो रहता नहीं कि अपलोड हो सके सारी क्लासेस, तो थोड़ा सा बस कंप्रोमाइज़ करिएगा। बाकी आज हो सकता है शाम तक ये इशू रिजॉल्व हो जाए मेरा। तो आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है? गरजती चालीसा का मतलब हो गया 40 डिग्री साउथ में, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि साउथ में 40 डिग्री, 50 डिग्री या 60 डिग्री की बात करें तो गरजती 50, गरजती 60, इसकी बात करें तो ये जो है कि आपका दक्षिण वाला जो एरिया होता है, दक्षिणी गोलार्ध, जहाँ पे स्थलखंड कम है, पानी का प्रभाव ज्यादा है, तो हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो यहाँ राजधानी की बात कर रहा है तो वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी, ये गरजती चालीसा हवाओं के मार्ग में पड़ती है और यहाँ पर बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं। तो ए ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में भारत सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, यानी कि वापस भेज देता है? तो गहरे महासागर, रेतीले मरुस्थल, प्रवाल सागर, हिमटोपियां। तो यह पूछा जा रहा है कि अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को वापस करता है जबकि सबसे अधिक ग्रहण कर लेता है, तो ये हो जाएंगे गहरे सागर, क्योंकि गहरे सागर जो है कि सबसे अधिक सूर्य की गर्मी को ग्रहण करते हैं और ये वापस कम कर पाते हैं, इसीलिए जो इनकी विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? जनजातियां और संबंधित क्षेत्र। सेमांग की बात करें न्यूजीलैंड, माओरी की मलेशिया, बोरो की ब्राजील और बंतु की श्रीलंका। तो बंतु क्या है? श्रीलंका में। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसमें बोरो सही है, आपसे पूछा जा रहा सही, तो बोरो क्या है? ब्राजील हो जाएगा। माओरी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड में, और सेमांग की बात करेंगे
तो सिमांग हो जाएगा आपका मलेशिया में। और जबकि बंतु की बात करेंगे तो बंतु हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। अब यहां पॉलिटी के कुछ प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डीपीएसपी की बात करें के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य नहीं है इसके बारे में चर्चा करनी है हमें। तो संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया। तो क्या आयरलैंड का संविधान 1937 में निर्मित हुआ था, यह पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह बात सही है, आयरलैंड के संविधान से इसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया था। तो इसमें कह रहा है कि जो आयरलैंड का जब संविधान बना तो उसने क्या यूएसए से इस पॉइंट को ग्रहण किया था? तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये यूएसए के संविधान से नहीं बल्कि इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आपात की उद्घोषणा या आपातकाल की उद्घोषणा के राजनीतिक तंत्र पर तीव्र और दूरगामी प्रभाव होते हैं। जब आपातकाल की उद्घोषणा लागू होती है तब केंद्र राज्य के सामान्य संबंधों में मूलभूत परिवर्तन होते हैं। तो आप देखोगे दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी की जा रही है। अगला प्रश्न है, संसद बजट पारित होने के स्तरों को क्रम के अनुसार बताना है कि संसद में जब बजट पारित होता है तो किस स्तर पे बात होती है, किस क्रम में बात होती है, इसी के बारे में बताना है। तो यहां पर आप देखोगे कि सबसे पहले जो है कि क्या होता है, बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उसके बाद उस पर आम बहस होती है और आम बहस के बाद विनियोग विधेयक का पारित किया जाता है। फिर इसके बाद अनुदान की मांग पर मतदान होता है और उसके बाद आप देखोगे, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, दोबारा करते हैं इसको। देखिए, बजट का पहले हमने प्रस्तुतिकरण कर लिया, फिर उस पर हमने आम बहस कर ली, फिर उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा उसकी जांच की जाती है। जो अलग अलग डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं वो उसकी चेक करती हैं। फिर उसके बाद अनुदान की मांग आती है और अनुदान की मांग के बाद विनियोग विधेयक आता है और फिर उसके बाद वित्त विधेयक पारित हो जाता है। तो इस आधार पर आप देखेंगे सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। क्लियर है इतनी बात? अगले प्रश्न को देखते हैं 34 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हाईकोर्ट और स्थापना वर्ष। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1868 में नहीं बल्कि 1866 में, तो यही सुमेलित नहीं है। हिमाचल प्रदेश की 1971 सही है, जम्मू कश्मीर 1928 यह भी सही है, पटना 1916 यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कि इलाहाबाद ही गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं, वित्त आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। तो ये अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में पूछ रहा है, तो बिल्कुल बात सही है। और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर चौथे वर्ष, तो यही गलत है, हर 5वें वर्ष पे किया जाता है। ठीक है, या उससे पहले किया जा सकता है लेकिन 5वां वर्ष कंपलसरी था। तो आप देखोगे सत्य कथन केवल ए हो जाएगा, बी नहीं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वोहरा समिति का संबंध है वित्तीय सुधार से, पुलिस सुधार से, राज्यपालों की नियुक्ति से, राजनेताओं तथा अपराधियों के बीच सांठगांठ से। तो सही उत्तर हो जाएगा डी कि राजनेताओं और अपराधियों के बीच सांठगांठ से संबंधित ये थी, यानी कि चुनाव से संबंधित होती थी ये वोहरा समिति। अगला प्रश्न, जस्टिस के पुट्टास्वामीवाद बनाम भारत संघवाद का मुख्य उत्पाद क्या था? यानी कि जब ये मामला हुआ था तो इसका जो मुख्य निर्णय था वो क्या था? तो 2018 में जो दिया गया था निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को ये अधिकार दिया गया था, अर्थात कि आधार मेटा डेटा को 6 माह से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। यानी कि आधार के जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो पूरे भारतवासियों का, इसको 6 माह से अधिक तक आप नहीं रख सकते हो। और इसी में राइट टू प्राइवेसी आया था दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी आया था, जिसको अब आर्टिकल नंबर 21 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने प्रत्याशियों का चुनाव संचालन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा किया जा सकता है? यानी जो आप ईवीएम में मतदान करने जाते हैं तो उसमें आप देखोगे बहुत सारे कैंडिडेट की लिस्ट होती है, तो वो लिस्ट कितनी हो सकती है किसी क्षेत्र से? तो 64 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 64 हो सकती है। बड़ा ही अजीब प्रश्न था दोस्तों ये तो। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब हम लोग।
यहां पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इकोटोन का उदाहरण है। इकोटोन के उदाहरण की बात पूछ रहा है आपसे, तो घास भूमियां भी होती हैं, ज्वार नदमुख भी होते हैं, नदी तट भी होते हैं, यानी हर जगह हमें पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न देशों में से किस देश की समुद्री तट रेखा नहीं है, यानी कि कौन सा देश ऐसा है जो समुद्र से संबंधित है ही नहीं। तो यही तो प्रश्न बन रहा है कि समुद्री तट रेखा नहीं है, तो बोलीविया की बात करेंगे, क्योंकि ये जो दक्षिण अमेरिकी देश है ये आपका चिली, पेरू और ब्राजील के बीच में देखने को मिलता है। तो बोलीविया के पास कोई समुद्री सीमा नहीं है, जबकि लाइबेरिया, उरुग्वे और अंगोला के पास है। अच्छा, उरुग्वे से याद आता है कि एक पराग्वे नाम का भी देश है जो कि साउथ अमेरिका का ही है, और ये बोलीविया और ब्राजील के नीचे ही देखने को मिलता है, दक्षिण साइड पे। तो पराग्वे के पास भी समुद्री सीमा नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कर्मेडेक गर्त, सुंडा गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त और यूरेशियन बेसिन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, कि ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो गर्त है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में, जबकि सुंडा गर्त आपको हिंद महासागर में देखने को मिलती है, प्यूर्टो रिको अटलांटिक में मिलती है, और यूरेशियन बेसिन ये भी आर्कटिक सागर में आपको देखने को मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संघ सूची से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? संघ सूची से। तो यहां आप देखोगे युद्ध और संधि भी है, हवाई मार्ग, डाकतार, टेलीफोन, बैंक, बीमा, खाने, जबकि कृषि, सिंचाई, सड़कें ये आपका राज्य सूची से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? राज्य सूची से। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है। पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। तो ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष। जो भी उम्र पहले हो जाएगी या जो भी कार्यकाल पहले हो जाएगा उसके आधार पे उन्हें फिर पद त्याग कर देना होगा या रिटायरमेंट उनका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44, भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो ये 7 पड़ोसी देश हैं। अब मैं यहाँ पर आपको पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से जो है कि आपका भारत, हालांकि मुझे उतना बनाना नहीं आता है लेकिन एक आइडियली दे रहा हूँ, तो आप इधर देखोगे आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ऊपर आपको अफगानिस्तान, इधर आपको चाइना देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको नेपाल, यहाँ आपको भूटान, और यहाँ आपको म्यांमार, और यहाँ पे आपको बांग्लादेश। तो टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा छूट गया भाई? नहीं, 7 ही देश तो हैं। देखिए कंफ्यूजन हो गया, 7 देश हैं, ठीक है। तो स्थलीय सीमा से 7 देश कनेक्ट करते हैं हमारे यहाँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है, यानी कि बालाघाट पहाड़ी, सतमाला, हरिश्चंद्र और मैकाल। तो डी ऑप्शन हो गया कि मैकाल पहाड़ी आपके महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो अरब सागर में जो नदी गिरती है उसमें सबसे बड़ी नदी होती है नर्मदा। हालांकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और आपसे पूछ रहा है अरब सागर में गिरने वाली, तो नर्मदा होगी। अगला प्रश्न यहाँ पे, ढलानों पर मिट्टी के कटाव का परिणाम निम्नलिखित तरीके से होता है। तो जो ढलान पर जो मिट्टी कट रही होती है उसमें सबसे पहले नालिका बनती है, फिर उससे बड़ी अवनालिका, और उससे बड़ी घाटी बन जाती है। तो डी ऑप्शन हो गया। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, इसके द्वारा यह प्रकाशित की जाती है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं 49 नंबर पे, जनजातियां और राज्य यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ओंजे जनजाति अंडमान निकोबार में है, यह बात तो सही है बिल्कुल। हलाम जनजाति त्रिपुरा में, यह भी सही है। लेपचा जनजाति सिक्किम में, यह भी सही है। लेकिन गद्दी जनजाति आपके हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, न कि गुजरात में, तो यह गलत हो जाएगा। दैनिक तापांतर भारत के किस क्षेत्र की जलवायु विशेषताओं में से एक है, यानी कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे दैनिक तापांतर ज्यादा होता है? तो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी दिन में अगर आप देखोगे यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो रात में देखोगे अचानक से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा। अर्थात इनके बीच में जो अंतर है यह सबसे अधिक पूरे भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं।
सुरमा घाटी और मेघना घाटी अवस्थित है। तो सुरमा घाटी और मेघना घाटी जो है वो मेघालय के पठार में स्थित है। कहां पर? मेघालय के पठार में। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पेंजिया का विखंडन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हुआ था। यह किस काल की घटना है? तो कार्बोनीफेरस काल की घटना है। बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस एक को राष्ट्रपति चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी नहीं होते, राज्य विधान परिषद के सदस्य भी इसमें शामिल नहीं होते। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि किसी को भी शामिल नहीं किया जाता है। तो शामिल किसे करते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही साथ राज्य विधानसभा, न कि विधानमंडल, विधान परिषद नहीं, केवल विधानसभा रहेगी और उसके भी निर्वाचित सदस्य। तो यही 3 लोग केवल राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में यह वर्णित है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं? तो ये आर्टिकल नंबर 109 में कहा गया है, जबकि 110 में, आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है कि किस विधेयक को हम धन विधेयक मानेंगे, लेकिन उससे संबंधित जो प्रक्रिया है वो 109 में दी गई है। 108 क्या होता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है जब किसी विधेयक पर क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा को लेकर। और आर्टिकल नंबर 111 क्या करता है? ये वीटो पावर है, राष्ट्रपति की क्षमादान, राष्ट्रपति की विधेयक पर शक्ति है, मतलब वो विधेयक पर सहमति देते हैं या नहीं देते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे राज्य और लोकसभा सीटों की बात हो रही है, तो राज्य और लोकसभा सीटों की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में तो है 39 सीटें, देखिए राजस्थान में है 25 सीटें, गुजरात में 26 और महाराष्ट्र में 48, और यूपी में कितनी है? यूपी में लोकसभा सीट 80 है। तो इस आधार पे आप डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 55, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो पेशा अधिनियम जो लाया गया था ये भूरिया समिति की सिफारिश पे लाया गया था और 1996 में लाया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे 57, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शून्य काल के संबंध में सत्य है? तो यहां पर आप देखेंगे कि शून्य काल के बारे में, शून्य काल में विचार हेतु विषय पहले से निर्धारित नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल का उल्लेख नहीं था और पूर्व सूचना दिए जाने के पश्चात ही सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न इसमें उठाया जा सकता है। तो 57 का हो जाएगा बी, कि 1 और 2 सही है लेकिन तीसरा नहीं, क्योंकि इसमें कोई पूर्व सूचना पहले से देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद और प्रावधान। तो आर्टिकल नंबर 129, 137, 136 और 131, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखोगे 29 में तो एक अभिलेख न्यायालय की बात होती है, 37 में पुनर्विलोकन की अधिकार होता है, यानी कि अपने ही डिसीजन का सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। 136 में विशेष इजाजत होती है, स्पेशल अपील, लेकिन 131 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, बल्कि इनका जो पेंशन भत्ते वगैरह की जो बात होती है ये आर्टिकल नंबर 125 में की गई है। तो डी ऑप्शन हो गया। भारतीय संविधान में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध किया गया है, तो ये आर्टिकल नंबर 6 में किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 6। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इंसुलिन, ग्लूकान, प्रोजेस्टेरोन, सोमेस्टोस्टेरिन। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, तो देखिए इंसुलिन तो बीटा कोशिका से निकलता है, ग्लूकान अल्फा कोशिका से, लेकिन प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे तो ये ग्राफियन फॉलिकल से नहीं बल्कि कार्पसल्यूटियम कोशिका से निकलता है, कार्पसल्यूटियम कोशिका से निकलता है, ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल की बात करेंगे तो इससे महिलाओं में जो उत्तेजित होने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन, ये निकलता है। और सोमेटोस्टेटिन ये गामा कोशिका। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि ये गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है? तो वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण एक नहीं है, तो आप देखोगे पहाड़ों पर खाना देर से पकना, यहाँ वायुमंडलीय दाब की कमी होती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही गिरना, यहाँ भी वायु दाब की कमी होती है।
अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना, यहाँ पर भी वायुदाब की कमी होती है और हमारे नाक और फेफड़े सूखने लगते हैं तो खून आता है। लेकिन लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना ये वायुदाब से संबंधित नहीं है, ये एक पद्धति होती है, केशिकात तो उसे हम कहते हैं, कैपिलरी प्रोसेस कहते हैं, तो ये उसकी वजह से होता है। तो डी ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, तो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप देखोगे दोनों ही बातें सही है। तो विटामिन डी आपके हार्मोन के रूप में जाना जाता है और इसको कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं विटामिन डी को, जबकि विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल। और इसकी कमी से हमें रतौंधी रोग भी होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रुधिर के संबंध में सत्य है? ब्लड के संबंध में सत्य कौन सा है? तो एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यह एक क्षारीय विलयन होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, सभी कथन सत्य हैं, तो डी ऑप्शन हो गया। कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जिससे शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो यकृत, यकृत का मतलब क्या हो गया, जिसे हम लोग लीवर भी कह देते हैं, लीवर कहते हैं, तो ये प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कुपोषण की स्थिति का संबंध है। कुपोषण कब माना जाता है? जब किसी बच्चे को अल्प पोषण मिले, असंतुलित पोषण मिले, अति पोषण भी मिलता है तो भी कुपोषण होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 67 की बात करें, आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोग होता है और शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है, तो ये दोनों ही बातें सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं, यानी कि विषाणुओं में जो सजीवों का लक्षण नहीं होना चाहिए? आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की, गुणन की, जीव द्रव्य का अभाव। तो आप देखेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा कि जीव द्रव्य का अभाव ये विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं होता है, यानी विषाणुओं में जीव द्रव्य का अभाव पाया जाता है जो कि सजीवों में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना पड़ता है? तो प्रकाश की किरण को टोटल इंटरनल जो होता है रिफ्लेक्शन, वो कांच के जल से, कांच से जल में, अगर वो कांच से होकर जल में जा रहा है तो नो डाउट जो है कि उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन मिल जाएगा देखने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है, यानी कि प्रतिजैविक है? तो आपका हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न है यहाँ पे 71, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? राज्य सरकार का कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो आप देखेंगे भू राजस्व भी है, व्यापार कर भी है और गैर शहरी अचल संपत्ति, लेकिन व्यापार कर और बिक्री कर ये दोनों ही यहाँ पर इसके प्रत्यक्ष कर नहीं है, बल्कि ये कैसे हो जाएंगे? ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएंगे, जिसको हम लोग जीएसटी के रूप में आजकल कहते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वित्त आयोग के अध्यक्ष साहब हैं और उनका क्रम संख्या यह आपको बताना है। तो आप देखोगे कि पहले जो वित्त आयोग थे वो आपके थे केसी नियोगी साहब, और 12वें वित्त आयोग की बात करेंगे तो सी रंगराजन साहब हो जाएंगे। 13वें वित्त आयोग की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे वाई वी रेड्डी साहब, नहीं वाई वी रेड्डी नहीं होंगे, ये हो जाएंगे विजय केलकर साहब 13वें, और 14वें की बात करेंगे तो वाई वी रेड्डी साहब हो जाएंगे, और 15 की बात करेंगे यानी कि 15वें की तो ये हो जाएंगे आपके एनके सिंह जो वर्तमान में चल रहे हैं। तो इस आधार पे आप देखोगे कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73, सेबी का कार्य प्रतिभूतियों कि इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना है। बिल्कुल सही बात है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब किसी कंपनी के अंदर के कर्मचारी ही उसके भेद को उजागर कर दें, और इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित वह अवैध कार्य है जिसमें किसी कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 1992-93 में चालू खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया था। हवाला बाजार विदेशी मुद्रा की क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है। तो देखिए हवाला बाजार की बात करें और यहाँ पे पूछा रहा है कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी कि समझिएगा कौन सा कथन असत्य नहीं है यानी कि गलत नहीं है, सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि हवाला बाजार को वैधानिकता अभी नहीं दी गई है, बल्कि ये इलीगल मुद्रा कहलाता है, यानी इलीगल ट्रेडिंग कहलाती है।
अगला प्रश्न यहाँ पे योजना और प्रारंभ वर्ष। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी आपकी 9 मई 2015 को की गई थी। नहीं, 9 मई 2015 कैसे हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो 25 सितंबर 2014 को ही की गई थी। ये तो 25 सितंबर 2014 को थी। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये 9 मई 2015 को थी। स्टैंड अप इंडिया ये 2016 में थी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये 20 नवंबर 2016 को थी। तो ये डी ऑप्शन हो गया, 1 2 3 4 सभी सुमेलित ही दिए हुए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे 79 की बात करेंगे और 76 की। शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य है शेयर बाजार में। तो ये बात बिल्कुल सही है, डीमैट खाता होगा तभी आप कर पाएंगे। ये आपके सेविंग और करंट अकाउंट से संबंधित नहीं होता है। डीमैट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस भी देनी पड़ती है, यह बात भी सही होती है क्योंकि उसमें कुछ चार्ज लगता है। तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोल्ट पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ओ का मान क्या होता है, मतलब ओ की वैल्यूज क्या होती है? तो इसका मतलब होता है ओ की जो वैल्यू होती है वो होती है ओन। क्या होती है? ओन। ठीक है, तो 77 का बी हो जाएगा। यानी कि बोल्ट की फुल फॉर्म होती है बिल्ट ऑन लीज ट्रांसफर, यानी कि बनाओ और लीज पर ट्रांसफर करो। ठीक है, तो ये ओन हो जाता है यहाँ पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पर 78 की बात करेंगे। तो आप देखेंगे 78 को, तो यहां पर आप देखेंगे द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये एक पुस्तक लिखी गई थी विपिन चंद्र जी के साथ। देश में अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने हेतु NIIF यानी कि राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष के गठन की स्वीकृति कब दी गई थी? तो ये जुलाई 2015 में दी गई थी, जुलाई 2015 में। अगला प्रश्न है किसी भी प्रकार की बेरोजगारी पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है। तो किस प्रकार की बेरोजगारी है जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है? तो घर्षण जनित बेरोजगारी। ठीक है, घर्षण जनित बेरोजगारी वर्तमान में रहती है। बजट 2023 में श्री अन्न योजना का उद्देश्य क्या था? तो श्री अन्न योजना का जो उद्देश्य है मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना। कौन से अनाज को? मोटे अनाज को। अगला प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित फसलों में से किसको मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? ज्वार, मक्का, बाजरा। तो डी हो जाएगा, सभी को शामिल किया गया। इसमें आपका सभी मोटे अनाजों में आते हैं। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा मूंगफली उत्पादन करने में शीर्ष स्थान पे है? तो गुजरात को मूंगफली स्टेट भी कहा जा रहा है। तो ये सबसे अधिक उत्पादन करता है गुजरात। 84 नंबर है बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये था मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसको स्थापित किया गया था, इरडा को। और ये कब स्थापित किया गया था? सन 2000 में इसको स्थापित कर दिया गया था। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे मानक है और ये विशेषता है। तो जैसे आपने कई सारे प्रोडक्ट पे देखा होगा ISO 9000, ISO 14,000, ISO 50,001, ISO 31,000। तो ये जो मानक होते हैं इसका हमें देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो आप देखोगे कि ISO 50,001 ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित है। अगर पर्यावरण प्रबंधन की बात करेंगे तो इसका होना चाहिए था 14,000 वाला। और जोखिम प्रबंधन की बात करेंगे तो जोखिम प्रबंधन के लिए होता है 31,000। ठीक है, जोखिम प्रबंधन। और गुणवत्ता प्रबंधन की अगर हम बात करेंगे तो ये 9,000 हो जाएगा कि किसी भी चीज में अगर गुणवत्ता की बात हो रही है तो ISO 9000 मानक दिया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2024 तक कृषि निर्यात के लक्ष्य को दोगुना करने का टारगेट बनाया गया था। निम्नलिखित में लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक ग्रोथ रेट को प्राप्त किया था, तो वो थी आपकी 7वीं। ठीक है, 7वीं, क्योंकि इसका जो टारगेट रखा गया था वो रखा गया था 5% ग्रोथ कवर करने की, जबकि इसने 6% तक ग्रोथ कवर कर ली। तो ये इसके लिए बेनिफिट बात थी। अगला प्रश्न है ISFR यानी जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है 2021 की, न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है? तो सबसे कम जो है कि वन आवरण कहां पर है? तो ये हरियाणा में है। सबसे कम इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हरियाणा में है।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया था? तो सन 2010 से यह कहा गया कि अब हम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का शुरू करेंगे। तो 2010 से किया गया। वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां हो चुकी है। कितनी? 13। तो जो 13 नंबर पे बनी है 13वीं जो है कि महारत्न कंपनी, इसके बारे में आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन में कवर की है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 90 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना जाता है? नहीं, आंशिक रूप से। तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी, जो ब्लू बॉक्स होती है, ये जो है कि आंशिक रूप से प्रभावित कर देती है। आगे देखते हैं, बेवरेज वक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो बेवरेज वक्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप देखोगे कि इसके द्वारा बेरोजगारी के स्तर और रोजगार उपलब्धता के मध्य आरेखीय संबंध को प्रदर्शित किया जाता है। तो यह बात सही है। वस्तुतः दोनों के मध्य विलोम संबंध पाया जाता है, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा बेवरेज चक्र के बारे में। 92 प्रश्न को देखते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? तो ये अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। यानी कि विश्व के स्तर पर निवेश कौन से देशों में कितने नंबर पे आ रहा है? तो भारत में 7वें नंबर पे माना जाता है कि 7वां नंबर पे भारत है जिसमें सबसे अधिक निवेश आता है। भारत समावेशी नवाचार कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया था? शिशु लिंगानुपात, शैक्षिक स्तर, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कि शिशु लिंगानुपात को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, ट्रिम्स का विस्तारित रूप क्या है? तो भाई ट्रिम्स की बात करें तो ये आपके WTO से संबंधित एक व्यापारिक जो है की गतिविधि है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर होता है। ठीक है, जो WTO से संबंधित है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर। तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 95 का। अब यहां पर आप देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला। अब यहां पर रीजनिंग के कुछ प्रश्न आ चुके हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 3 से, तो 60 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 90 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। तो कितने की गुणा करूं कि मतलब किस संख्या का 3 से गुणा करूं कि 405 आ जाएगा? तो आप 135 की अगर आप गुणा करोगे 3 से तो ये 405 वैल्यू आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है? तो आप यहां पर देखेंगे कि ये वाला जो 4 है, आप यहां पे देखिए कि इनके पहले 7 तो है लेकिन बाद में 3 नहीं है, तो एक तो ये मिल गया। फिर इसके बाद एक अगला 4 देखिए, पहले 7 तो है लेकिन 3 नहीं है यहाँ पर। फिर एक और 4 मिल जाएगा आपको जिसके आगे 7 है लेकिन 3 नहीं है। तो इस तरीके से जब आप इसका सिलेक्शन देखेंगे, इसको छांटेंगे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कि 4 बार ऐसे 4 मिलेंगे जिसके आगे तो 7 है लेकिन पीछे 3 नहीं है। विषम युग्म को चुनिए। तो बोतल, मदिरा, कप चाय, गेंद, बल्ला, घड़ा, पानी। अब यहां पर आपको रीजनिंग लगानी है कि देखिए गेंद और बल्ला इसको हटा दीजिए, तो बोतल में क्या होता है? मदिरा रखी जाती, कप में चाय पी जाती, घड़े में पानी। तो ये तीनों चीज लिक्विड है। और जबकि आप गेंद बल्ले को देखेंगे तो एक ठोस वस्तु है। यहाँ पे क्या लिक्विड की बात हो रही है कि लिक्विड चीजें किस में रखी जा रही हैं, तो इससे संबंधित आप देखेंगे। ठीक है, और गेंद बल्ला इस मायने में जो है कि अलग है। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि बोतल, कप और घड़े में पानी रखा जा रहा है, जबकि गेंद से बल्ला नहीं बल्कि बल्ले से गेंद को खेला जाता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 12 और 144 है। तो यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48। अब यहाँ पर देखिए मैथ के कोई फॉर्मूले तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम, मतलब एलसीएम इज मल्टीप्लाई रहेगा एचसीएम। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू लगा देंगे आप। आपके पास एलसीएम भी है, एचसीएम भी है और फर्स्ट संख्या भी है, तो सेकंड नंबर आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट संख्या क्या करेंगे, नीचे ले आके डिवाइड कर देंगे तो आंसर इसका निकल जाएगा और 48 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में किसमें वही संबंध है जो जी जे और क्यू यू के बीच में स्थित है? तो आप देखोगे कि जी से जे तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो 3 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्यू से यू के बीच में अगर आप देखोगे तो जब आप एबीसीडी को काउंट करोगे तो क्यू से लेके यू तक आओगे
तो 4 का अंतर आएगा। तो इसी संबंध में जब आप अंतर को मैच करोगे तो ए से डी में आओगे तो 3 का अंतर होगा, एस से डब्ल्यू में आओगे तो 4 का अंतर होगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर अगला प्रश्न है 101 नंबर, अधोलिखित कूट संकेतों में सही विकल्प द्वारा श्रृंखला को पूर्ण किया जाए, MTWT। तो इसके आगे हमें क्या भरना है? तो आप देखोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है? भाई दो अमेरिकी व्यक्ति जा रहे थे और एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के बेटे का पिता, तो पति पत्नी होंगे। अब यहां पर अगले प्रश्न को देखते हैं, एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी है तब माता की उम्र उस पुत्र की 8 गुनी है, तो पिता और माता की उम्र का योगफल 51 है, तो पुत्र की उम्र कितनी होगी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 3 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट कराने लग गया तब तो फिर हो चुकी क्लास। तो ये आप लोग अपनी मैथ रीजनिंग की जो स्ट्रेटेजी वाली मैंने वीडियो बताई है कि कैसे करना है, तो वो चीज जरूर देख लीजिएगा आरओ की प्लेलिस्ट में जाकर। अब यहाँ पर अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या क्या है? अधोलिखित सारणी में लुप्त संख्या क्या है? तो आप देखोगे यहाँ पर ये वाले टॉपिक पे आओगे, आप जब पूरी तरीके से पैटर्न को फॉलो करोगे तो 15 आपको देखने को मिलेगी लुप्त संख्या। फिर आगे देखते हैं, कृष्णा अपने घर से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पुनः 1 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर पुनः 2 किलोमीटर पूर्व, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण, 3 किलोमीटर पश्चिम गया, तो वह अपने घर से पहुंचने के लिए किस दिशा में कितना चलना पड़ेगा उसे? तो हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर उत्तर। अब यहाँ पे सर्वथा भिन्न की बात पूछी जा रही है, तो सर्वथा भिन्न को अगर हम देखेंगे तो अंगूठी, टायर, चूड़ी, प्लेट। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि अंगूठी हो, टायर हो, चूड़ी हो, ये सभी जो है कि एक तरीके से गोल होती हैं, हालांकि प्लेट भी गोल होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि इन सभी में छल्ले टाइप के, मतलब टायर भी एक छल्ले के रूप में काम करेगा, अंगूठी भी करेगी, चूड़ी भी करेगी, जिसे हम पहन भी सकते हैं, लेकिन प्लेट को पहन नहीं सकते। हालांकि गोल तो होगी लेकिन पहन नहीं सकते, यानी छल्ला नहीं होगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। किसी घड़ी में 3:12 से 6 बजे तक समय बदलने में घंटे की सुई कितने डिग्री अंश घूम जाती है? तो ये जो आप घड़ी वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखने को मिलेगा 84 डिग्री का एंगल हो जाता है। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित पारितंत्रों में से किस एक की उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसकी प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है। यहाँ पर अगर इसमें देखोगे तो ठीक है, 109 नंबर के प्रश्न को देखोगे तो सबसे अधिक जो प्रोडक्टिविटी होती है, तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंग्रोव हो जाएगा। ठीक है, मैंग्रोव की जो वनस्पति होती है। अब यहां पर आप में डाउट होगा कि सर महासागर होना चाहिए था। तो दोस्तों जिसका विस्तार बहुत अधिक होता है वो नहीं, जिसमें अधिक विविधता देखने को मिलती है वहां पर ही होता है। ठीक है, तो मैंग्रोव की सबसे अधिक होती है, फिर घास स्थल, फिर झील और फिर महासागर। तो महासागर की जो पारितंत्र उत्पादकता है वो सबसे कम देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब शुरू की गई थी? तो 1988 में की गई थी। असत्य कथन की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूपों के माध्यम से की जाती है। बिल्कुल सही बात है, सबसे अधिक नलकूपों से यहीं पे होती है। और प्रदेश में इसका प्रयोग 1930 में सर्वप्रथम सहारनपुर में किया गया था। तो देखेंगे आप कि सर्वप्रथम ये सहारनपुर नहीं बल्कि मेरठ में किया गया था। कहां पर? मेरठ में। तो इसलिए दूसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, मर्कोसुर एक मुक्त व्यापार संगठन है जो किससे संबंधित है? दक्षिणी अमेरिकी देशों से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। अगला प्रश्न है, गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से जाकर मिल जाती है? तो एक गाजीपुर में मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं गोमती नदी की, तो गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है। कौन सी झील से दोस्तों? फुलहर झील। और ये फुलहर झील आपके बरेली के पास पीलीभीत एक जिला है जो कि नेपाल सीमा पे साझा करता है, नेपाल सीमा। तो वहीं पीलीभीत में फुलहर झील है, वहीं से ये गोमती नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, नॉन फायर प्लास्टिक क्ले उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के यह मकरी एवं खोक क्षेत्र जो मिर्जापुर में स्थित है, यहां पर पाया जाता है। ललितपुर सोनराई के क्षेत्र से अगर हम बात करें तो तांबा देखने को मिलेगा। भीकमपुर क्षेत्र ललितपुर से क्या मिलता है? सोना देखने को मिलता है। और कजराहट क्षेत्र सोनभद्र से डोलोमाइट देखने को मिलता है। ठीक है, डोलोमाइट। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भाई? तो ये की गई थी आपके सितंबर 2009 में। जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करूं तो 1992 में की गई थी इसकी शुरुआत। लेकिन एक जानकारी ध्यान रख लेना
कि 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, अब इन दोनों का विलय कर दिया गया है। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है तो अब इन दोनों का विलय कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं? तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में जो नियोजित की बात पूछ रहा है तो 59.3% है, 59.3% है। और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी अवस्थित है, ये कहां पे है? तो वाराणसी में स्थित है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो दादर और नागर हवेली की सर्वाधिक रही है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सोनभद्र में नहीं पाई जाती है? तो आप देखेंगे कि सहरिया नहीं पाई जाती, क्योंकि ये जो सहरिया जनजाति है ये आपके ललितपुर में पाई जाती है, जबकि खरवार, बैगा, पहरिया ये तीनों ही सोनभद्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा की गई थी? तो ये भारत के द्वारा जो है कि इसकी घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, लेपर्ड इन सभी को शामिल किया जाएगा। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 31वां देश बन गया है? तो नाटो का जो 31वां देश बना है वो है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड है। अगले प्रश्न को देखते हैं यहां पर, अप्रैल 2023 में क्रिस्टीना कोच मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी और वह किस देश की निवासी हैं? तो ये यूएसए की निवासी हैं। फिर अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य के किबिथु गांव से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था? तो जो किबिथु गांव है ये अरुणाचल प्रदेश का है और ये हमारे भारत का सबसे अंतिम बिंदु है पूर्वी छोर पे। जो हम 97 डिग्री बात करते हैं ना कि भारत का विस्तार गुजरात से लेकर अरुणाचल तक है, तो अरुणाचल का ये सबसे अंतिम बिंदु होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अप्रैल 2023 में वर्ल्ड ट्री रिच सिटी में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है? तो बी यानी मुंबई को शामिल किया गया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की स्थापना हेतु किस राज्य ने केंद्र के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है? तो तमिलनाडु ने किया है। हालांकि पीएम मित्र पार्क 7 राज्यों में खोला जा रहा है, जिसमें हमारा यूपी भी शामिल है, यूपी भी शामिल है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अप्रैल 2023 में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह जो आयोजन स्थल था वॉशिंगटन यूएसए में आयोजित किया गया था यह प्रोग्राम, जहां पे भारत को यह सफलता मिली। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान दिया गया था? तो वो थे हमारे किंग ऑफ शाहरुख खान। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता सौंपी गई थी? तो रूस को सौंपी गई थी। किसको सौंपी गई थी? रूस को। चलिए आगे चलते हैं, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका एवं न्यूजीलैंड के मध्य खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी थी? कौन सी अंपायर? महिला। तो पहली महिला अंपायर किम कॉटन थी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में कोप इंडिया 2023 नामक वायु सैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के बीच में किया गया था? तो अमेरिका के बीच में था। फिर अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? तो नेशनल पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस की समीक्षा करनी थी। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित मध्य अमेरिकी देशों में से किसने क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल को शुरू कर दिया? तो क्रिप्टो जो फर्म है उनको लाइसेंस देने का काम एल सल्वाडोर के द्वारा किया गया है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापक पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आमंत्रित करने हेतु गोल्डन लाइसेंस पहल को शुरुआत किया? तो बहरीन ने किया है। किसने किया है? बहरीन ने। फिर अगला प्रश्न यहां पर आप देखेंगे,
अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी सूडान से निकालने के लिए किया गया था। ठीक है। अप्रैल 2023 में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये जो बैठक का आयोजन था ये नई दिल्ली भारत में किया गया था। फिर 137 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 अप्रैल को। अप्रैल 2023 में किस ग्रह के विस्तृत अध्ययन हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा जूस मिशन प्रारंभ किया गया था? तो ये था बृहस्पति के लिए। फिर अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में कम्बम पन्नीर थ्राचाई अंगूर को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये जो अंगूर था ये किस राज्य से संबंधित था? तमिलनाडु से। और अंतिम प्रश्न है, अप्रैल 2023 भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो सिलिनेक्स 2023 एक अभ्यास था ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये नौसेना अभ्यास एक तरीके से था और ये श्रीलंका में आयोजित किया गया था। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वीडियो के नीचे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरीके के कंटेंट यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।